This is a man-made tragedy. We do not wish to politicize it, but we will call for accountability, because in every such tragedy of a man-made nature, questions will be raised that demand accountability. These are the unanswered questions tonight. Was overcrowding the main reason for the bridge collapse, as is being suggested by the administration? Is it true that the bridge did not have a fitness certificate before being reopened? If so, how was it allowed to be reopened? Did the private operator simply seek to make a quick buck? Why weren't sufficient security and safety systems in place on the day? Did the local body hurry reopening with an eye on the festive season and elections? Can they say that they had no idea about the reopening? Was maintenance the sole responsibility of the private operator only? How and why was the Oreva group given the contract? Was the contract given from Gandhinagar or was it given in Rajkot? And why is a 140-year-old British era bridge still in use? These are some of the questions I will raise. Ashutosh Mishra is our correspondent on the ground in Morbi. Prakash Waghela is an eyewitness who was there while this was happening. Naeem Sheikh, survivor. Alok Bhaumik is a structural engineer. Ronak Maniyar visited the bridge just before its collapse. Jairaj Singh Jadeja is Deputy Chairman, Morbi Municipal Corporation. I want to come to you one by one. सबके पास में आऊंगा. जयराज सिंह जी, आप बताइए, क्योंकि आप मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं. क्या आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा था ग्राउंड पर? रौनक मनियार जी, आप हमें बताइए. आप उस स्थान पर गए थे कोलैप्स के कुछ घंटे पहले. क्या वाकई बहुत लोग वहां जुड़े हुए थे? कितने लोग वहां जुड़े हुए थे? क्या किसी ने आपको कहा कि मत जाइए वहां, कि इतने लोग हैं, कुछ हो सकता है? कोई सेफ्टी सिक्योरिटी थी? जैसे कि मैं वहां पहुंचा 4:30 बजे, तब ज्यादा भीड़ थी. जैसे कि मैं अंदर पहुंचा टिकट लेके, तब वो पुल पे 120 से 140 जन होंगे. कितने रुपए की टिकट खरीदी आपने? बच्चों के लिए 12 रुपए थी और एडल्ट के लिए 17 रुपए थी. 1770. ठीक है. पर किसी ने आपको कहा कि देखिए ज्यादा लोग हैं, आप बाद में आइए, या लोगों भीड़ इकट्ठा होती रही? जैसे कि मैं वहां पहुंचा तभी 20 जन की लाइन थी, वो मैं पार करके टिकट लिया है. तो फिर मैं अंदर गया और ऑलरेडी वहां पे 100 से 150 लोग तो थे ही, और जो लाइन में खड़े थे वो अलग. और कोई शेक कर रहा था ब्रिज को, जो झूला ब्रिज है उसको लोग रस्सी पकड़ के उसको उस पर, ये सही है कि उसके साथ खेल रहे थे? जी हाँ. जैसे कि 10 से लेके 15 साल के बच्चे थे और थोड़े बड़े भी थे. वो वहां पे ग्रीन कलर की जाली लगी होती है, उसको पकड़ रहे थे. नईम शेख आप हमारे साथ हैं इस समय. नईम शेख, आप सर्वाइवर हैं. आप हमें बताइए क्या हुआ, क्या वजह है? क्या केवल ओवरक्राउडिंग थी या बिल्कुल लापरवाही थी? નઈમ ભાઈ, નહીં દે રખો, થોડો જોર से બોलिए. નઈમ ભાઈ, તમે મારી आवाज आवे छे? મને કહો कि ત્યાં वहां लापरवाही थी, कोई था? क्या हुआ जब ये हादसा हुआ? आप हमें वो बताइए. जब हम ये दृश्य दिखा रहे थे, क्या हुआ वो लास्ट मिनट में, क्या हुआ? लास्ट मिनट में तो सब लोग तो बीच में बहुत मजा कर रहा था, मजा भी किया. तो अचानक से ब्रिज टूट के नीचे गिर गया. तो तब डर का बहुत माहौल था, सब लोग डर रहा था. लोग थे वहां? नईम भाई, कितने लोग थे? पूरी भीड़ थी? तो कुछ पता, पूरी भीड़ थी वहां? हाँ, करीबन 400 से 500 भीड़ थी. 400 से 500 लोग थे उस ब्रिज पे उस समय. किसी ने आपको ये कहा मत जाइए वहां, मत जाइए, कोई डेंजर है? नहीं, कोई तो नहीं कहा. टिकट वाला जितना भी टिकट दे रहा है, सब लोग लाइन में खड़ा है, आ रहा है और टिकट देता जा रहा है, आ रहा है, टिकट देता जा रहा है. टिकट वाला भी कुछ नहीं बोला. कोई सिक्योरिटी भी नहीं था वहां पर. कोई सिक्योरिटी नहीं था. टिकट वाला जो भी आना चाहता था आ रहा था. आपको फ्रैक्चर हुआ है? आपकी बाकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके कोई रिश्तेदार सब ठीक है? हाँ, मेरा दोस्त 6 आदमी गया था, तो 6 में से 5 को मिला और
एक तो पूरा डेथ हो गया, एक को नहीं मिला। एक सब दोस्त लोग की डेथ हुई है। ऊपर वाला की भगवान की कृपा है, सब लोग ठीक है। ठीक है, तो हाँ, सब लोग ठीक है। बाकी मैं भी ठीक है। थोड़ा जयराज सा सिंह जडेजा, डेप्यूटी चेयरमैन मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप बताइए ये जवाबदेही किसकी है? यहां कहा जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, जिसको टिकट चाहिए था वो जा रहा था। अब म्युनिसिपल अथॉरिटी कहती है प्राइवेट ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराओ, पर आपके म्युनिसिपल अथॉरिटी का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपको मालूम भी नहीं था कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर ब्रिज रीओपन करते हैं? आपने जो बोला, जी हाँ, कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर हमें अभी तक कोई जो पत्र व्यवहार है उससे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, या कोई फोन से भी सूचना नहीं दी गई थी कि हम ये शुरू करने वाले हैं। ये सब त्योहार के दिन थे, सब इधर सौराष्ट्र में दिवाली के दिन सब अपने अपने गांव जाते हैं। तो जयराज भाई એવું કયું 28 ચાલે कि तारीख तक तो सब अपने अपने छोटा जगह पे होते हैं। सर मोरबी छोटा शहर है, 4 दिन से वहां ब्रिज रीओपन है और म्युनिसिपल अथॉरिटीज कह रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि ब्रिज रीओपन हुआ है। ये कैसी बात है? दिवाली हो या साल मुबारक हो, गुजराती न्यू ईयर हो, कैसे कह सकते हैं कि लोगों को मालूम नहीं कि ब्रिज रीओपन हुआ है? हमें जो ऑफिशियली उनके तरफ से जो जानकारी दी जानी चाहिए वो कंपनी की तरफ से नहीं मिली थी। जी और हाँ, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 134 साल पुराना ये पुल है, 134 साल पुराना, और 2008 से 2018 तक हमने ये कंपनी को दे दिया था। उसके बाद 2 साल तक बंद रहा। फिर हमने 2022 में उनको रिनोवेशन करने के लिए उन्होंने हमको बोला और हमने उनको दिया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया गांधीनगर में दिया गया, क्या ये सही है कि ओरेवा को कॉन्ट्रैक्ट गांधीनगर में दिया गया, किसी के पॉलिटिकल सिफारिश पर दिया गया? नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसने ऐसी दिया? कोई बात ओरेवा नहीं। को किसने बुलाया? ओरेवा को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? मोरबी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं दिया? नहीं, ओरेवा जो कंपनी है वो इधर की मोरबी की अ, अजंता लिमिटेड, और ओरेवा वो बहुत बड़ी कंपनी है। और वो उस कंपनी को ये टिकट बेचकर कोई बिजनेस करना है, ऐसा कोई उस कंपनी का इश्यू नहीं है। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसको इसके इसके साथ नहीं। लेकिन वो क्या है, वो मोरबी के रहवासी है, उन्होंने ऐसा सोचा कि मोरबी के लिए कुछ करे, इसलिए उन्होंने सामने आके ये बोला कि हम ये झूलता पुल है जो, उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको संभालेंगे। उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो टिकट लेकर कुछ उसमें से कमाए। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हम मोरबी के हैं तो मोरबी के लिए कुछ करें। तो आप कह रहे हैं कि वो मोरबी के हैं, मोरबी के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया। ठीक है, ये बात जी। ये बात कुछ हद तक मैंने सुना है सही है कि वो कुछ जनता के लिए करना चाहते थे, लेकिन जो रिपेयर और रेनोवेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर ब्रिज रीओपन करना, ये किसकी जवाबदेही सर? फिटनेस सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। नहीं, वो आप जो बात बोल रहे हैं वो सही बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ कि नगर पालिका को इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला था कि हम ये पुल स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस दिन ये बना, अगर सर नगर मैं पालिका आपको सो रही थी? ये कैसे बात नहीं, आप कह सकते हैं सर? मोरबी जैसे गांव में 4 दिन से ब्रिज खुला रहता है और आप कह रहे हैं कि नगर पालिका को इसकी जानकारी नहीं है। ये बात तो आपकी हजम नहीं हो रही है सर। तो आपको जो ठीक लगे, मैं आपको दूसरा तो क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात, ये बात सही है कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले दुख तो हम मोरबी वालों को हुआ है, पूरे देश को हुआ है, पूरा विश्व इसके ऊपर दुख जता रहा है। और हम किसी के ऊपर ब्लेम करें कि ये इनके कारण हुआ है, वो तो ठीक एक है। हुआ है, वो बात सच है। लेकिन हमने तो क्या है कि सुबह 4 बजे तक सब डेड बॉडियों को बाहर निकाला है, और आज भी हम इधर ही है। और सर मैं हम सर इसकी हमारी कोई वर्णन संवेदना आपके आपके पास नहीं साथ कर है। सकते। मैं लेकिन बस यही पूछना चाहता हूं कि जवाबदेही किसकी है, पर संवेदना आपके साथ मैं गारंटी देता हूं पूरी है। आशुतोष, यू आर देयर ऑन द स्पॉट, आपने सुना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व्हाट दे आर सेइंग।
I want to understand, is it pure negligence on the ground by the local security? Who was there? Were there any security personnel to manage what was happening? As Nadeem Sheikh is telling us, everybody was getting a ticket. Well, Rajdeep, as the Honorable Deputy, the Mayor from the Nagar Palika says that there was no official communication. Let me tell you that if you start, constructing a single portion out of your structure, it is the first civic body official that will knock your door. Here, a bridge which is being operational for last 5 days after 7 months long because of the, this renovation process. How did they fail to even check on that it is operational? Secondly, there was massive crowd, and during the festive season it is often on high alert, and whenever there is a crowd, it is the the specific law and order protocol that the local police have to come to manage the crowd, disperse the crowd, be it the vehicular movement or even the heavy footfall. It is the local duty, and that is where the police agency, entire police machinery failed, despite noticing that it was first Sunday after the bridge was open, and why did they not anticipate that there will be huge crowd? So there was no, There have been several instances where they have seen on the... There was no police. There was no police. Had there been a police personnel deployed, because the bridge is open from both the sides, the crowd could have been managed. That we exactly see number of footfall that managed to gather on the bridge, and that perhaps could not even afford, because every structure, and particularly when you have a century-old structure, it has certain capacity to carry out the weight, and when you breach out the that capacity, such incidents bound to happen. Right. And that's exactly so you're giving us very important information. The absence of police and security on the ground on an important Sunday after Gujarati New Year, bridge reopened. So there is negligence. Alok Bhaumik, is it even more difficult in a case like a suspension bridge of this kind, 140 years old, now repaired, renovated? In your view, how safe are such bridges as a structural engineer? Well, thank you, Rajdeep, for giving me this opportunity. And before I say anything, I express my heartfelt condolences for the bereaved families of all those who lost their lives. Rajdeep, let me put this in the perspective. Let us understand that this is a cable-supported bridge, and it is not a run-of-the-mill bridge that every contractor, constructs or every designer designs. Design and construction of this type of cable-supported bridges requires a very high level of skill. Number one. Second, this is a bridge which was constructed way back in 1879. Nearly 143 years ago. I question the wisdom of the owner to repair or to think of repairing this bridge, particularly because this is a bridge which was done at a time when the scientific developments, the technology was not that great. Today, based on today's loading, if we check this bridge, it is bound to be are you saying, Mr. Bhaumik, that a bridge like this cannot be repaired and renovated? It is better not to use it at all? I'm saying that a bridge of, which has lived its life, before repairing, you have to carry out a detailed investigation and diagnosis to see whether it has got any remaining service life from consideration of, the fatigue, from consideration of whatever corrosion which has taken place over the years. Remind you that this is a bridge which was done with steel procured from UK, and those steels during those times had a very high degree of corrosivity, and today's steels are much better. So I'm very, very doubtful whether all these aspects were taken into consideration while taking the decision to repair and rehabilitate this bridge. I mean, and secondly, mind you that this is a bridge which is only 4 feet, 1.25 meter wide. And today, it is not a wise decision to have a bridge 233 meter long with only 1.25 meter width, because the aspect ratio is very, very vulnerable to aerodynamic instability. Sir? Normally if you have a bridge of 233 meter, you would expect it to be about 12, 13, 14, 15 feet.
and not 1 point. So it may be okay when it was constructed and designed way back in 1879, because the traffic was less, probably the funds were less. Today, if I have to consider a bridge, even if it is a pedestrian bridge of 233 meters, I would go for a 10 feet or 12 feet wide bridge. So you're effectively telling us something important again, that this bridge perhaps in its present form had outlived its utility. Which is why the question will come, why was this bridge still there? Why was it allowed to continue? What was the urgency to refurbish it in such a short period of time? These are the important questions that I will now, that we will continue to raise. Just one more point, Rajdeep, yes. just one more point yes. I want to add. Yes. That even suppose you, whatever may be the reason you have decided to, repair and rehabilitate this bridge for whatever historic reason, whether you have carried out the proper assessment of the remaining service life of this bridge before you carry out the investigation, repair. That is what is also a big... Your point is well taken, sir, and these are questions that need to be asked, and that's where the accountability is coming in. I appreciate my guests joining me at this moment.